हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्यों में परिवहन। मनुष्यों में परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। आप जानते हैं कि सभी जीवों में, अभी इसके पहले हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ा था, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जाइलम फ्लोएम थे। इसी तरह से मनुष्यों में परिवहन जो होता है वो क्या क्या, कौन कौन सभी पदार्थ पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे आवागमन होते हैं उसको समझना है। तो मनुष्यों में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अन्य पदार्थों का ऊतकों तक परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों तक परिवहन तथा अन्य व्यर्थ पदार्थों का गुर्दों तक परिवहन सुव्यवस्थित रक्त संचार प्रणाली के द्वारा होता है। लघु जीवों में परिवहन डिफ्यूजन के कारण होता है। जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनके शरीर में परिवहन डिफ्यूजन के द्वारा होता है। अब रक्त संचार प्रणाली क्या है? ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रक्त संचार प्रणाली। रक्त संचार प्रणाली, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रक्त संचार प्रणाली, इसके अंतर्गत मनुष्यों के शरीर में सभी पदार्थों का परिवहन 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण में पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन आदि सभी रक्त द्वारा उनके ऊतकों में पहुंचाया जाता है। इसी तरह से दूसरा चरण जो है, दूसरे चरण में पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन आदि ये सभी रक्त के माध्यम से ऊतकों से कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है। रक्त के माध्यम से ऊतकों से कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। यह क्रिया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के द्वारा होती है। रक्त संचार प्रणाली के अंतर्गत हृदय, रक्त वाहिनियाँ, रक्त लिम्फ वाहिनी, लिम्फ आते हैं। इस प्रणाली में रक्त संचार की प्रणाली में हृदय है, रक्त है, वाहिनियाँ हैं, रक्त लिम्फ वाहिनी, लिम्फ आते हैं, जो मिलकर पूरे शरीर में पदार्थों का परिवहन करते हैं। अब बात ये समझना है कि बड़े जीवों में परिवहन तंत्र के अवयव कौन कौन हैं। बड़े जीवों में परिवहन के अवयव रक्त है, ब्लड है, हार्ट है और आपके रक्त वाहिनियाँ या रक्त कोशिकाएं कह सकते हैं, इसको शिराएं कह सकते हैं, रक्त शिराएं। ये जो है पहला ब्लड, दूसरा हार्ट और तीसरा जो है ब्लड सेल। ब्लड सेल
रक्त कोशिकाएं। अब पहले को ब्लड को हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्लड में ये जो है, इसको ब्लड को रक्त, इसको पढ़ते हैं, इसको समझेंगे। तो रक्त में क्या होता है? रक्त लाल रंग का जो है अपारदर्शी चिपचिपा क्षारीय तरल नमकीन कह सकते हैं, जो स्वाद में नमकीन होता है। यह जीवन के लिए अति आवश्यक तरल पदार्थ है, जो पानी से कुछ भारी होता है। एक व्यक्ति जिसका वजन लगभग 70 किलोग्राम होता है, उसके शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त हो सकता है। यह औसतन जो है 77 मिलीलीटर प्रति केजी शरीर के वजन का होता है। रक्त का मुख्य कार्य जो है पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र से क्रमशः तत्वों और ऑक्सीजन को ऊतकों के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचाना और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक तथा व्यर्थ पदार्थों को गुर्दों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह रक्त हार्मोन्स को जो है ग्रंथियों तक या ग्रंथियों से ऊतकों को की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह जो है रक्त हार्मोन्स को ग्रंथि से ऊतकों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बचाने रखने का कार्य भी करता है, शरीर में रोग होने नहीं देता है। रक्त एक तरल ऊतक होता है या लिक्विड टिश्यू है, जिसको 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा। इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, ब्लड सेल और प्लाज्मा। रक्त कोशिकाएं और दूसरा प्लाज्मा। रक्त कोशिकाओं में आपका ब्लड सेल्स, ये जो है ब्लड सेल्स रक्त कोशिकाएं ये जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी बोलते हैं इसको, या एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल, सेल्स, डब्ल्यूबीसी, और इसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। और तीसरा है प्लेटलेट। तीसरे को प्लेटलेट्स बोलते हैं या बिंबाणु। प्लेटलेट या बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट या बिंबाणु। और थ्रोम्बोसाइट्स। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। लाल रक्त कणिकाएं को अगर हम समझते हैं तो ये जो है शरीर में ये छोटी गोल उभयावतल डिस्क
आकार की होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं होते हैं, अर्थात ये गैर न्यूक्लिएटेड कोशिकाएं होती हैं। इनका लाल रंग इनमें उपस्थित वर्णक पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। ये लाल रक्त कणिकाएं 120 दिन तक जीवित रहती हैं। इन कोशिकाओं का निर्माण बोन मैरो में होता है। सामान्य पुरुष में 5 से 6 मिलियन कोशिकाएं प्रति माइक्रोलीटर रक्त में होती हैं। महिलाओं में इनकी संख्या कम हो जाती है। ये 4 से 5 मिलियन कोशिकाएं प्रति माइक्रोलीटर होती हैं। ओल्ड यानी कह सकते हैं पुरानी जो एज्ड आरबीसी को प्लीहा नष्ट कर देता है या समाप्त कर देता है। अब आइए व्हाइट ब्लड सेल पे। व्हाइट ब्लड सेल या सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं जिसको हम लिकोसाइट, लिको 2 शब्द से बना होता है। लिको मीन्स होता है अवर्णीय, ये जो है LEO अवर्णीय, जो रंगहीन नहीं होते हैं, रंग विहीन होता है, ये कह सकते हैं। लिकोसाइट्स में ये जो है कोशिकाएं आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं या कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। इस कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं आरबीसी से आकार में बड़ी परंतु संख्या में कम होती हैं। रेड ब्लड सेल के आकार में से बड़ी होती हैं लेकिन इनकी संख्या कम होती है और ये लगभग 4000 से 11000 4000 से 11000 WBC प्रति माइक्रोलीटर में होता है। ये कोशिकाएं शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। कोशिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा और लिम्फ ऊतक में होता है। निर्माण के बाद इन कोशिकाओं को रक्त के द्वारा पूरे शरीर में फैला दिया जाता है। इस तरह से इनका जो है निर्माण होता है। अब हम लोग आते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स बिंबाणु या इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये जो है अनियमित आकार की गोल द्वितल रंगहीन तथा केंद्रक रहित होता है। केंद्रक रहित जो है कोशिकाएं हैं जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ये कोशिकाएं चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने के काम में आती हैं, क्लॉट कर देती हैं रक्त को। इन कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 10 दिन तक होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 दिन का होता है और प्लेटलेट के कारण ही ब्लड जो है कागुलेट होता है या थक्का जम जाता है। कहीं कहीं चोट लगती है, आप देखते हैं ब्लड बहने लगता है तो कुछ समय के बाद वहाँ पे थक्का जम जाता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो ये प्लेटलेट्स के कारण ही होता है। अब आते हैं हम लोग प्लाज्मा पर। प्लाज्मा दूसरा जो है प्लाज्मा। इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही है। प्लाज्मा या इसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा रक्त में पाया जाने वाला तरल पदार्थ है। ये रक्त में लिक्विड के रूप में बहता है जो रक्त में थक्का रोधकों या एंटी कागुलेंट जो हाइपरिन होता है, एंटी कागुलेंट लाइक हाइपरिन जो थक्का जमने से रोकता है को मिलाने के बाद रक्त का सेंट्रीफ्यूगेशन अगर हम करते हैं, अर्थात रक्त का सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं। यदि रक्त से सभी कोशिकाओं को बिना थक्का वाले निकाल दिया जाए तो तरल पदार्थ जो बचता है वह प्लाज्मा कहलाता है। रक्त में के सभी जो है थक्के वाले पदार्थ को रक्त से सभी कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल,
वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट को, इसको सभी को निकाल देने के बाद जो तरल पदार्थ बचता है वह प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा से फाइब्रिनोज नामक प्रोटीन को अलग कर दिया जाए। प्लाज्मा में फाइब्रिनोज नामक प्रोटीन होती है, उसको अलग कर दिया जाए तो बचे हुए तरल पदार्थ को हम सीरम कहते हैं। प्लाज्मा में फाइब्रिनोज नामक प्रोटीन होती है, अगर उसको हम निकाल दें तो शेष जो पदार्थ बचता है उसको हम सीरम कहते हैं। अर्थात यदि रक्त को थक्का जमने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाए तो बचा हुआ जो शेष पार्ट होता है, शेष भाग होता है, उसको हम सीरम कहते हैं। रक्त जो है, इसको हम रक्त बराबर रक्त कोशिकाएं, रक्त बराबर रक्त कोशिकाएं प्लस प्लाज्मा तरल पदार्थ, ये कर सकते हैं। रक्त में तरल रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा होता है, तो रक्त कोशिकाओं को निकालते हैं तो सिर्फ प्लाज्मा बचता है। उसी तरह से प्लाज्मा सीरम और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण होता है। प्लाज्मा में सीरम और फाइब्रिनोजन प्रोटीन, सीरम प्लस फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, प्लाज्मा बराबर सीरम प्लस फाइब्रिनोजन प्रोटीन, या रक्त का मतलब रक्त कोशिकाएं प्लस प्लाज्मा। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। रक्त में लगभग ये जो है 55% प्लाज्मा और 45% जो है रक्त कोशिकाएं होती हैं। रक्त कोशिकाएं ये जो है आपका 45% कर सकते हैं, और ये जो है 55%। ये है रक्त में रक्त कोशिकाएं लगभग 45% और प्लाज्मा लगभग 55% तक पाए जाते हैं। ये वॉल्यूम में आकार आधार, ये जो है इसकी मात्रा वॉल्यूम के आधार पर लगभग रक्त कोशिकाएं 45% और प्लाज्मा जो है 55% तक होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स और मिनरल्स, ये चीजें होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, हार्मोन, मिनरल्स आदि सभी होते हैं। यानी जो है प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन्स भी होता है। इसमें विटामिन्स प्लस विटामिन्स, प्लाज्मा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, हार्मोन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सभी होते हैं। इस सब से मिलकर के प्लाज्मा का निर्माण होता है। ठीक। अब रक्त वाहिनियां जो हैं, हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां
रक्त वाहिनियां। ये जो है हमारे शरीर में रक्त बहुत सारी नलियों के माध्यम से प्रवाहित होता है और इन नलियों को रक्त वाहिनियां कहा जाता है, जो 3 प्रकार की होती हैं। ये जो है 3 प्रकार की होती हैं। धमनियां, पहला आर्टेरीज, दूसरा वेन, इसको धमनियां बोलते हैं, दूसरा वेन्स, सिरा नसें, और तीसरा जो है रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं, ये जो है आपका धमनियां, ये हृदय से शुद्ध रक्त, ऑक्सीनेटेड ब्लड को अंगों तक ले जाती हैं। ये शुद्ध ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड को या शुद्ध रक्त ऑक्सीनेटेड ब्लड को अंगों तक ले जाते हैं। परंतु इसमें पल्मोनरी जो धमनी में, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है धमनियों में, ये ध्यान रखिए। इसी तरह से नसों में या जो वेन्स हैं, ये अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त को डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती हैं, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी नसों में शुद्ध रक्त बहता है। ये याद करने वाली, समझने वाली चीज़ है। पल्मोनरी जो नसें हैं ये समयानुकूल विपरीत परिस्थितियों में चलती हैं। रक्त कोशिकाएं, ये बहुत पतली रक्त वाहिनियां होती हैं जो धमनियों और नसों को आपस में मिलाती हैं। बहुत ही पतली रक्त वाहिनियां होती हैं जो धमनियों और नसों को आपस में मिलाती हैं। रक्त कोशिकाओं के द्वारा ही ऊतकों और कोशिकाओं तक रक्त पहुंचता है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। पल्मोनरी धमनी में, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिराओं में अपने स्वभाव के विपरीत रक्त संचारण होता है। पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिराओं में अपने स्वभाव के विपरीत रक्त संचारण होता है, क्योंकि पल्मोनरी धमनी हृदय से फेफड़े तक रक्त ले जाती है और जो अशुद्ध होता है, जबकि पल्मोनरी नसें फेफड़ों से हृदय तक रक्त ले जाती है जो पूर्ण रूप से शुद्ध ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड होता है। तो इस तरह से ये जो है रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो तीन प्रकार की धमनियाँ, नसें और रक्त कोशिकाएं अपना काम करती हैं। ये चीज़ें समझना है। अब आप लोगों के कुछ बच्चों जो लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए धमनी और शिरा में अंतर पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं लसिका पे, लिम्फ पर। लिम्फ जो है लसिका बोलते हैं इसको, लिम्फ। लसिका, लिम्फ। लिम्फ जो है यह थोड़ा अपारदर्शी, रंगीन और क्षारीय तरल पदार्थ होता है, जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, पोषक तत्व, उत्सर्जी सामग्री और कुछ रक्त प्रोटीन होते हैं। लसिका में अघुलनशील प्रोटीन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। लसिका में से भी रक्त की भांति थक्का जम जाता है।
आपको ये समझने की जरूरत है। लसिका में भी या लसिका से भी जिस तरह से रक्त में थक्का जमता है, उसी तरह से इसमें भी क्लॉट होता है। जिस प्रकार रक्त और रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, उसी प्रकार लसिका भी लसिका वाहिनियों में जो है प्रवाहित होता है। लसिका भी लसिका वाहिनियों में प्रवाहित होता है, यानी रक्त वाहिनियां अलग हैं और लसिका वाहिनियां अलग हैं। जब प्रवाहित रक्त कोशिकाओं में पहुंचता है तो इसका कुछ तरल भाग ऊतक के चारों ओर रिसता है, जिसमें से अधिकांश भाग नसों में वापस आ जाता है, परंतु कुछ भाग जो वापस नहीं आता या वापस नहीं आ पाता है, वह एक अन्य संचार माध्यम लसिका संचार तंत्र के द्वारा वापस संचार प्रणाली में आ जाता है। इसी तरल को लिम्फ कहते हैं। इसी तरल को लिम्फ कहते हैं। अब रक्त और लसिका में जो समानताएं हैं ये समझना है। रक्त और लसिका में समानताएं, रक्त और लसिका, लसिका में समानताएं। ये जो है इसमें कई समानताएं हैं, जैसे दोनों एंटीबॉडीज का उत्पादन करते हैं, यानी रक्त भी और लसिका भी। रक्त भी एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है और लसिका भी एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है। दोनों ही द्रव संवहनी संयोजी ऊतक हैं। ये जो है फ्लूइड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। ये दोनों में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण और यूरिया आदि पाए जाते हैं। रक्त में भी ग्लूकोज पाए जाते हैं, अमीनो एसिड, लवण और यूरिया, और इस तरह से लसिका में भी पाया जाता है। दोनों ही पोषक तत्वों ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जित तत्वों का संचारण करते हैं। दोनों पोषक तत्व ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जित तत्वों का संचारण करते हैं। इस तरह से आप जो है, अब जो कंपटीशन या एग्जाम देने वाले बच्चे हैं बोर्ड के, खासतौर से 10th क्लास के और कंपटीशन वाले लोग, वो जो है रक्त और लसिका में अंतर लिख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का मानव हृदय, इसको अगले बार हम लोग पढ़ाएंगे। थैंक यू।